टीचर कल जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हमने कल फॉर्मूला किया था I = Q/T और इसकी यूनिट बनाई थी, क्या थी यूनिट? एम्पियर। क्या यूनिट किया हमने? एम्पियर। 1 एम्पियर किसकी इक्वल होएगा? कूलम पर सेकेंड। अब ये भी हम डेफिनेशन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर यानी एक करंट 1 एम्पियर कब होएगा? जब हमारा चार्ज भी कितना हो जाएगा? 1 कूलम, और टाइम भी कितना लगेगा? 1 सेकेंड। तब हम कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना होएगा? 1 एम्पियर। तो हम क्या लिखेंगे? अ चार्ज इज सेड टू बी 1 एम्पियर if a current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flow in 1 second। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में फ्लो करना चाहिए? 1 सेकंड में। थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्या करे? फ्लो करे। वो हमारा क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचर का मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। वैसे तो देखो हमने स्टडी किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें डायरेक्शन भी देता है और मैग्नीट्यूड भी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लॉ को भी क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ को भी क्या होना चाहिए? फॉलो। जैसे देखो इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट जाना चाहिए? देखो वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो 3 - 2 कितना करंट चाहिए हमें यहाँ पे? यानी इस साइड कितना आना चाहिए? 1 एम्पियर। लेकिन जब हम देखते हैं कि इधर से 3 आया, इधर से 2 आया, तो हमें कितना करंट मिला? 5 एम्पियर। यानी उसने स्केलर के अकॉर्डिंग ऐड किया, नॉट लाइक ए वेक्टर। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर लॉ को क्या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी होगी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। फर्स्ट है स्टेडी और डायरेक्ट करंट। सेकंड आता है हमारा वेरिएबल करंट। अभी तक हमने 2 ही पढ़े हुए हैं, कौन सा? एक तो AC और एक DC। ये वही है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट करंट, दूसरा क्या है? वेरिएबल। इसके बारे में तुमने अभी नहीं स्टडी किया हुआ। थर्ड हमारा आता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट और स्टेडी करंट जिसे हम बोलते हैं DC करंट। फॉर एग्जांपल जो हमें डायरेक्ट मिलता है, जैसे बैटरी में सेल की बात करें, सेल में हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है। ठीक है, तो कौन सा करंट है वो? DC करंट। यानी इसका मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी डज नॉट चेंज। जिसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और पोलैरिटी का मतलब है प्लस और माइनस, यानी ये चीज़ क्या ना हो? चेंज ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। जैसे हम सेल की बात करते हैं, सेल क्या है? अगर हमें सेल लेके आए हैं जो 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो क्या होता है? डेड होने तक वो क्या करता है? हमें 2 एम्पियर का करंट देने की कोशिश करता है। तो वो कौन सा करंट है हमारा? स्टेडी और डायरेक्ट करंट। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से। इसका ग्राफ ये रहा। इधर टाइम, इधर क्या है? आई।
ठीक है। आईटी ग्राफ हमें क्या मिलेगा, इस तरह का। ये कौन सा है हमारा, डायरेक्ट करंट। उसके बाद हम कहते हैं वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो, कभी कम हो कभी क्या हो ज़्यादा, लेकिन पोलैरिटी क्या रहे, सेम, पोलैरिटी चेंज ना हो। यानी अगर पॉजिटिव करंट मिल रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव, यानी पोलैरिटी क्या ना हो, चेंज ना हो। यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो एंड पोलैरिटी रिमेन सेम। पोलैरिटी क्या रहे, सेम रहे, वो हमारा कौन सा करंट है, वेरिएबल करंट। जैसे देखो ये इस तरह का, ये हमारा कौन सा करंट है, वेरिएबल करंट। उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और जिसकी पोलैरिटी भी क्या हो, चेंज हो। वो कौन सा करंट है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंज विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, वो हमारा कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी जो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो क्या होता है, हमारा जो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी है वो क्या होएगी, चेंज होएगी, किसके साथ, टाइम के साथ। वो हमारा कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है जो फ्री, यानी चार्ज कैरियर हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है पहले रैंडमली मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम क्लास की बात करें, क्लास में क्या होता है, टीचर ना हो तो क्या होता है, बच्चे इधर उधर घूमते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं घूमते। ठीक है, कैसे घूमते हैं, रैंडमली। लेकिन जैसे ही हम कंडक्टर पे क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कंडक्टर को किस में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इधर पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, ई। अब इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे थे, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करना, मूव कर देंगे, क्या करना, शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या हुआ, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे थे, फिर उन पे क्या लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई। हमें पता है वो फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई, हम पढ़ के आए हुए हैं फर्स्ट यूनिट में, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इस फोर्स के कारण इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगी। ठीक है, तो उन्होंने कैसे मूव करना शुरू कर दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू ई। क्या वैल्यू होगी, माइनस क्यू ई, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, पहले कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली। फिर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अब क्या बात होती है कि जैसे ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में टकराएगा, दूसरे में, दूसरा किस में, तीसरे में, ऐसे आपस में टकराएंगे। तो टकराने से क्या होएगा, उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी रूम टेम्परेचर पे जब हम कंडक्टर को रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। तो रैंडमली मूव करने के कारण उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। फिर भी हमें अगर वेलोसिटी जीरो है तो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी कितनी होएगी। ठीक है, तो क्या चीज़ होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराया, दूसरा किससे, तीसरे से, तीसरा चौथे से, उनकी थर्मल वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी है कि उनके पास कुछ ना कुछ मिनिमम वेलोसिटी रहती है। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यानी क्या है, अगर हमने ये बात की कि जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे मतलब क्या है, हमें कंडक्टर में से क्या नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं हमें फिर भी कंडक्टर में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी उनके पास कुछ ना कुछ अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम वेलोसिटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कल जो है हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो था 10th क्लास तक था, कल हम शुरू करेंगे। थैंक यू।